नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट थे, उन्होंने कहा कि मैम आप ना जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उसे भी सॉल्व कराते रहिए, उसका भी वीडियो बनाते रहिए। तो मैंने आज उसके लिए वीडियो बनाया है। आज हम देखने वाले हैं जुलाई 2018 में जो भी टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पूछे गए थे उसको मैं आज आपके सामने रखने वाली हूँ और विथ सॉल्यूशन। ओके, तो चलिए दोस्तों, टॉपिक पर जाने से पहले आप सब पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी ये कुछ काम आ जाए। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियोस डाले जाते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके, तो इसे देखिए, ये जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है वो मैं आपको समझाने वाली हूँ कि किस तरीके से इसका आंसर कौन सा आ रहा है। ओके, और जहाँ पर जिनको डिटेल्स में जानना है तो मेरे वीडियोस मैंने बहुत सारे बनाए हुए हैं। यूनिट 1 कंप्लीट करवाया हुआ है, फिर कम्युनिकेशन वाला यूनिट और रिसर्च वाला भी बाकी पूरा होने वाला है। तो वो और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, इसी इरादे से ये जो क्वेश्चंस बना रहे हैं। ओके, बाकी मेरा सजेशन तो यही है कि आप पूरा वीडियो जो डिटेल्स वाला है वो पढ़ेंगे, दिखेंगे और उसके आधार पर अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो वो बहुत बढ़िया बात होगी। कि चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुच्चय शिक्षण की प्रकृति और उद्देश्य का उत्तम ढंग से विवरण प्रस्तुत करता है। देखिए, आपका जो भी सिलेबस है उसमें शिक्षण की प्रकृति और उद्देश्य के बारे में दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर आपको शिक्षण की प्रकृति और उद्देश्य के जो उत्तम ढंग से यहाँ पर विवरण प्रस्तुत किया है उसके बारे में यहाँ पर कथन देखना है। तो देखिए, सबसे पहले है शिक्षण और अधिगम अविच्छिन्न रूप से संबंधित है। अविच्छिन्न का मतलब क्या होता है कि अटूट रूप से। क्या होता है? अटूट रूप से। ओके, तो शिक्षण और जो अधिगम होता है वो कैसा है कि यहाँ पर ये कहा गया है कि शिक्षण और अधिगम जो होता है वो कैसा होता है? अविच्छिन्न होता है। अविच्छिन्न का मतलब क्या होगा? अटूट होगा। ओके, जो कभी ना टूटने वाला होगा। तो यहाँ पर हमारा जो शिक्षण और अधिगम है वो दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। जब भी मैंने अपना वीडियो बनाया था तो उसमें मैंने आपको समझाया था, जब मैंने आपको शिक्षण के उद्देश्य और शिक्षण की परिभाषा जब समझाई थी तब मैंने बताया था कि जो शिक्षण और अधिगम है वो दोनों एक दूसरे के कैसे होते हैं? पूरक होते हैं। ओके, यानी कि शिक्षण और अधिगम एक दोनों के साथ ही रहने वाले जो प्रक्रिया है। ओके, तो यहाँ पर ये वाला हमारा आंसर सही है। उसके बाद देखते हैं शिक्षण और प्रशिक्षण के बीच कोई अंतर नहीं है। देखिए, यहाँ पर दोस्तों शिक्षण जो होता है ना उसका मतलब सीखना और सिखाना होता है। तो शिक्षण होता है वो आपकी लाइफ में पूरी लाइफ तक में कुछ ना कुछ चेंजिंग होता रहता है ना। और जो प्रशिक्षण होता है वो कुछ कौशलों के लिए है, उसे ट्रेनिंग दी जाती है। मैंने आपको प्रशिक्षण के बारे में अभी 2-3 पहले ही कोई वीडियो था और उसमें मैंने आपको बताया था कि ट्रेनिंग, तो ट्रेनिंग शब्द जहाँ पर लगता है, प्रशिक्षण जहाँ पर लगता है तो वहाँ पर क्या होता है? किसी विशिष्ट कौशल को क्या किया जाता है? वहाँ पर ट्रेंड किया जाता है, उसे ट्रेनिंग देकर उसे विकसित किया जाता है। ओके, तो ये प्रशिक्षण और शिक्षण दोनों में अंतर है। ओके, तो शिक्षण जो होता है वो हमारे बिहेवियर में चेंजिंग लाता है, हमारे ज्ञान में चेंजिंग लाता है, हमारे बिलीव में चेंजिंग लाता है। ओके, तो यहाँ पर शिक्षण वो होते ही वो विस्तृत परिभाषा है, जबकि प्रशिक्षण जो है वो कौशल, सिर्फ और सिर्फ एक कौशल को विकसित करने की बात होती है। ओके, तो यहाँ पर ये अंतर नहीं है, तो ये वाला हमारा आंसर कट जाएगा। ओके, मैं यहाँ से फिर से कर देती हूँ, ये वाला सही है, ये वाला गलत है। ओके, चलिए। समस्त शिक्षण का सरोकार छात्रों में कुछ प्रकार के रूपांतरण को सुनिश्चित करने से होता है। अब देखिए, यहाँ पर क्या पूछा गया है कि आपका जो समस्त शिक्षण होता है उसका मतलब क्या था कि छात्रों में कुछ प्रकार के रूपांतरण का मतलब क्या होता है कि परिवर्तन करना। तो मैंने आपको क्या बताया था
कि जो भी हमारे ज्ञान होता है, हमारा ज्ञान का परिमार्जन करके हमारा व्यवहार में जो क्या किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है। जो शिक्षक होता है वो छात्रों के व्यवहारों में क्या करता है, परिवर्तन करता है, उसके ज्ञान में परिमार्जन करता है। ओके, तो ये जो रूपांतरण की प्रक्रिया बनती है वो शिक्षण में बनती है। तो ये वाला हमारा आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ओके, अच्छा शिक्षण प्रकृति में औपचारिक होता है। देखिए समस्त शिक्षण की अगर बात की जाए तो देखिए समग्र जो शिक्षण होता है वो सिर्फ और सिर्फ औपचारिक नहीं होता है। ओके, जो भी विद्यार्थी होते हैं, छात्र होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ औपचारिक तरीके से कुछ नहीं सीखते हैं। कुछ ऐसी भी बातें होती है वो अनौपचारिक रूप से सीखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि वो घर के माहौल में कुछ सीख सके हैं, तो वो क्या हुआ, तो वो अनौपचारिक तो हुआ। घर का माहौल औपचारिक नहीं होता है ना, तो वो कैसा होता है, वो अनौपचारिक होता है। अपने मित्रों से अगर कुछ सीखता है तो वो औपचारिक नहीं होता, वो अनौपचारिक होता है। लेकिन अगर छात्र विद्यालय में जाकर कुछ सीखता है तो वो क्या हो जाता है, वो आपका औपचारिक हो जाता है। तो शिक्षण की अगर प्रक्रिया की बात की जाए तो वो औपचारिक होती है। लेकिन समस्त शिक्षण की बात की जाए, पूरी शिक्षण की, समग्र शिक्षण की, समस्त शिक्षण की अगर बात की जाए तो वो ओनली फॉर औपचारिक नहीं होती, वो औपचारिक और नॉन औपचारिक यानी कि औपचारिक और अनौपचारिक दोनों होती है। ओके, फॉर्मल और नॉन फॉर्मल दोनों होती है। चलिए, तो यहाँ पर हमारा ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर समस्त शिक्षण की बात की गई। ओके, तो समस्त शिक्षण जो अच्छा शिक्षण होता है उसमें क्या होता है, कभी कभी औपचारिकता भी दर्शाई जानी चाहिए और कभी कभी अनौपचारिकता भी दर्शाई जानी चाहिए। मान लीजिए शिक्षक है, छात्रों को कुछ सिखा रहे हैं, कुछ उसने ग्रुप में कुछ वर्क करने को दिया है, तो वहाँ पर वो औपचारिक तरीके से वहाँ पर बिहेव नहीं करेगा। ओके, छात्रों अंदर अंदर कुछ सीख रहे हैं तो वहाँ पर उसे अनौपचारिकता, स्वतंत्रता दी जाती है ना। तो जो स्वतंत्रता जहाँ पर दी जाएगी वहाँ पर अनौपचारिकता आएगी, वहाँ पर औपचारिकता नहीं आ सकती है ना। तो यहाँ पर ये गलत हो गया आपका। ओके, उसके बाद देखते हैं शिक्षक एक वरिष्ठ व्यक्ति होता है, यानी कि शिक्षक जो होता है वो पूजनीय होता है, महान होता है। ओके, तो शिक्षण की प्रक्रिया में शिक्षक को कभी भी पूजनीय या महान मानने की बात नहीं आती। यहाँ पर क्या होता है, ये जो हमारी शिक्षण की प्रकृति होती है उसमें क्या होता है कि शिक्षक बच्चों को कुछ सिखाता है तो बच्चों को ध्यान में रख के सिखाता है। यानी कि यहाँ पर शिक्षण की जो प्रक्रिया होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, छात्र केंद्रित होनी चाहिए। ओके, ना कि शिक्षक केंद्रित होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पर शिक्षक का वरिष्ठ होना यानी कि पूजनीय होना, महान होने की बात नहीं आ सकती है। तो यहाँ पर हमारा ये आंसर भी गलत हो जाता है। ओके, उसके बाद देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए क्या बात है कि शिक्षण एक सामाजिक कृत्य है, जबकि अधिगम एक क्या है, व्यक्तिगत कृत्य है। देखिए सामाजिक कृत्य का मतलब क्या होता है कि समाज के लिए, दूसरों के लिए जो कार्य किया जाता है उसे हम कहते हैं सामाजिक कृत्य। ओके, तो शिक्षण जो होता है वो क्या होता है, सीखना और सिखाना होता है, किसी को सिखाना होता है, किसी के व्यवहार में परिवर्तन लाना होता है ना। तो ये जो बात आ गई ये दूसरों के हित में हो गई। ओके, तो उसे हम क्या कहेंगे, शिक्षण कहेंगे, यानी कि ये सेंटेंस सही है। दूसरा क्या बताया गया कि अधिगम जो होता है वो क्या होता है, व्यक्तिगत कृत्य होता है। क्या होता है, व्यक्तिगत कृत्य होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है दोस्तों, यहाँ पर ये कहा गया है कि अधिगम एक व्यक्तिगत कृत्य का मतलब क्या होता है कि अपने लिए। तो अधिगम जो होता है वो व्यक्तिगत होता है, जहाँ पर क्या होता है कि व्यक्ति जो होता है वो अपने आप के, अपने हित के लिए, व्यक्ति के हित के लिए यहाँ पर क्रिया की जाती है। ओके, तो यहाँ पर अधिगम होता है यानी कि जो सीखता है, जो भी छात्र कुछ भी सीखता है तो वो किसके लिए सीखता है, अपने लिए सीखता है ना। तो यहाँ पर ये भी सही होगा, यानी कि अधिगम जो होगा वो कैसा होगा, व्यक्तिगत होगा, और जो शिक्षण होगा वो क्या होगा, सामाजिक कृत्य होगा। तो यहाँ पर हमारा ये आंसर भी सही है। तो यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए हमारा कौन कौन सा सही है, ए, सी और एफ। तो जहाँ पर आपको ए, सी, एफ दिख रहा है वही आंसर आपका क्या होगा, सही होगा। ओके, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, पहले में ए, बी, डी है तो ये नहीं आएगा, यहाँ पर दूसरे में बी, सी, ई है वो भी नहीं आएगा, यहाँ पर ए, सी, एफ। तो हमारा राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों, 3 बनेगा। ओके, तो 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं।
अधिगमकर्ता की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता शिक्षण की प्रभावोत्पादकता में से अत्यंत रूप से संबंधित, यानी कि शिक्षण की जो प्रभावकारिता है उससे अत्यंत रूप से संबंधित है, ऐसी विशेषता को आपको यहाँ पर ढूंढना है। तो सबसे पहले हम सभी के मीनिंग्स देख लेते हैं। अगर वहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो फिर जाकर आपका क्वेश्चन आंसर ऑटोमेटिकली आ जाता है। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं कि अधिगमकर्ता का पूर्व अनुभव, यानी कि जो भी सीखने वाला स्टूडेंट होता है उसके अंदर पूर्व अनुभव होना चाहिए। वो कुछ भी सीखने आया है तो कुछ ना कुछ थोड़ा सा नॉलेज तो उसके पास होता ही। मान लीजिए छोटा सा बच्चा है और पहली कक्षा में आता है, वैसे ही घर के माहौल में से डायरेक्टली वो ना ही आंगनवाड़ी में जाता है ना ही नर्सरी में जाता है और डायरेक्टली वो पहली कक्षा में आता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा कुछ भी नहीं जानता है। ओके, बच्चा कुछ ना कुछ तो जानता ही होगा। अगर बच्चे को पूछा जाए कि तुम्हारे पापा का नाम क्या है तो बच्चा बोल देगा कि मेरे पापा का नाम ये है। अगर बच्चे को कोई थाली बताई जाए और उसे बताया जाए कि ये क्या है तो बच्चा बोल सकता है कि ये थाली है। ओके, अगर बच्चे को कोई पुस्तक दिखाई जाए तो बच्चे को पूछा जाए कि ये क्या है तो बच्चा बोलेगा ये पुस्तक है। तो उतना तो थोड़ा सा नॉलेज उसके पास होता ही है। ओके, जब भी जो भी छात्र होता है वो स्कूल में आता है और जहाँ पर वो शिक्षण ग्रहण करने आता है, जो अपनी शिक्षण ग्रहण करने का मतलब उसकी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं के समाधान के लिए वो कहाँ पर जाता है तो विद्यालय में जाता है। ओके, तो वहाँ पर वो जो जब भी आता है तो कुछ ना कुछ सीख कर आता है। ऐसा ही नहीं कि ऐसे ही आ जाता है कि ना ही उसे कुछ बोलना आता हो ना ही उसे कुछ समझ हो। थोड़ी सी तो समझ उसकी लैंग्वेज में उसके पास समझ होती है। ओके, तो यहाँ पर पूर्व अनुभव की बात यहाँ पर इस तरीके से की गई। अब देखिए अधिगमकर्ता के अभिभावकों का शैक्षिक स्तर। तो देखिए यहाँ पर अभिभावक का मतलब क्या होगा कि जो बच्चा होता है उसकी देखरेख करने वाला होता है, जो उसे आश्रय देने वाला होता है। अभिभावक का मतलब आश्रय देना होता है, आश्रय देने वाला, देखरेख करने वाला, उसका जो संरक्षक होता है। ओके, तो यहाँ पर अधिगमकर्ता के अभिभावकों का, उसका जो अभिभावक यानी कि उसकी जो देखरेख करता है उसकी शैक्षिक स्तर से क्या शिक्षण की प्रभावशीलता होती है। तो ये बात यहाँ पर पूछी गई है। अधिगमकर्ता के साथी समूह, यानी कि जो सीखने वाला बच्चा है तो वो छात्रों के जो अपने जो मित्र समूह होता है उसकी बात यहाँ पर की गई। परिवार का, उसका परिवार का आकार कितना है, यानी कि बड़े परिवार से आ रहा है या छोटे परिवार से आ रहा है। फिर जिसका वो क्या है उसका अंग है, यानी कि जो जहाँ से भी जिस परिवार से वो आता है वो परिवार का आकार बड़ा है या छोटा है, यहाँ पर ये बात। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर शिक्षण की प्रभावोत्पादकता की बात की, यानी कि प्रभावशीलता की बात की। तो शिक्षण की प्रभावशीलता कहाँ पर होगी दोस्तों? क्या उसके अभिभावकों के शैक्षिक स्तर से शिक्षण की प्रभावशीलता क्या ज़्यादा हो जाएगी, इफेक्टिव हो जाएगी? तो बिल्कुल भी नहीं होगी। ओके, उससे कोई लेना देना नहीं होता है। फिर ये हमें अधिगमकर्ता यानी कि छात्र के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। ओके, फिर अधिगमकर्ता के साथी समूह, मान लीजिए उसके जो साथी समूह है वो अच्छा भी है और बुरा भी है, तो क्या उससे उसके आधार पर उसकी जो शिक्षण की प्रक्रिया है वो क्या इफेक्टिव होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। ओके, परिवार का आकार तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। वो चाहे बच्चा छोटे परिवार से हो या बड़े परिवार से हो, उससे कोई लेना देना नहीं होता है। तो हमारे यहाँ पर आंसर क्या बनता है? अधिगमकर्ता का पूर्व अनुभव। अगर बच्चा कुछ ना कुछ जानकर स्कूल में आता है तो उसकी जो शिक्षण की प्रभावशीलता होगी वो अच्छी होगी। ओके, अगर बच्चे को उसके घर से परिवार से उसे बताया गया है कि ये कौन से रंग है, तो बच्चा जब पहली कक्षा में आएगा और टीचर उसे पूछेगा कि ये कौन सा रंग है, तो बच्चा तुरंत ही बोल जाएगा कि मैम ये वाला रंग है। ओके, तो ये क्या हुआ? उसका जो पूर्व अनुभव होता है उसके आधार पर उसकी शिक्षण की प्रभावशीलता पर इफेक्ट होती है। ओके, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या बनेगा? 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न पूछा गया, यहाँ पर आपके टीचिंग मेथड्स है और यहाँ पर उसकी जो भी मूल आवश्यकता है यानी कि विशेषता है उसके बारे में बात की गई। तो सबसे पहले व्याख्यान देना
तो मैं बता देती हूँ व्याख्यान देने का मतलब क्या होता है कि लेक्चर मेथड जिसे हम कहते हैं ना, तो लेक्चर मेथड में क्या होता है कि कोई भी शिक्षक होता है, वो लेक्चर मेथड होती है वो क्या होती है, शिक्षक केंद्रित होती है। और वहाँ पर क्या होता है, शिक्षक कुछ भी बच्चों को कुछ भी जो भी बातें समझाता है वो विस्तार से उस बातों को, उस विषय वस्तु को बच्चों के सामने स्पष्ट रूप में समझाता है। ओके, ना कि गोल गोल घुमा फिरा कर वहाँ पर बच्चों को सिखाया जाएगा। अगर मौखिक रूप से व्याख्यान में क्या होता है, लेक्चर मेथड में ही होता है कि मौखिक रूप से वहाँ पर कुछ समझाया जाता है। तो जब मौखिक रूप से अगर आप बच्चों के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है, जब हमने कम्युनिकेशन के जो भी वहाँ पर हमने देखे थे विशेषता देखी थी, वहाँ पर मैंने आपको बताया था प्रभावशाली कक्षा संचार में मैंने बताया था कि जब भी टीचर है वो अगर मौखिक रूप से बच्चों के साथ कम्युनिकेशन कर रहा है तो उसे जो भाषा होती है उसकी भाषा कैसी होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। वो स्पष्ट भाषा में स्पष्ट शब्दों में बच्चों को कुछ विषय वस्तु को समझाता होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर लेक्चर मेथड में क्या होता है, विस्तार रूप में तो समझाया जाता है विषय वस्तु को, लेकिन स्पष्ट रूप से वहाँ पर समझाया जाता है। उसके बाद देखते हैं समूह में चर्चा। तो समूह में चर्चा का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर हम क्या करते हैं, ग्रुप में बच्चों को बिठाते हैं। जब मैंने अभी आगे 2-3 दिन पहले ही एक टॉपिक पर मैंने चर्चा की थी, तब मैंने आपको बताया था कि ग्रुप डिस्कशन क्या होता है। तो GDPI का मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था। PhD में जो भी एंट्रांस एग्जाम के बाद जो GDPI होती है, तो GD का मतलब होता है ग्रुप डिस्कशन, है ना। तो ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है दोस्तों, ग्रुप में बिठाया जाता है और हर एक को एक एक टॉपिक दिया जाता है और उन टॉपिक पर क्या किया जाता है, चर्चा विचारणा की जाती है। अपने विचारों को उन टॉपिक के रिलेटेड अपने विचारों को हर एक ग्रुप के सामने रखना होता है और उनके विचारों को ग्रहण करना होता है। यानी कि विचारों का जो आदान प्रदान किया जाता है वो ग्रुप में किया जाता है। ओके, जहाँ पर क्या होते हैं, सभी जितने भी ग्रुप में लोग हैं वो सभी के सभी वहाँ पर पार्टिसिपेंट करेंगे। ओके, तो ये हो गया समूह में चर्चा। उसके बाद विचारावेश प्रक्रिया। विचारावेश प्रक्रिया को हम कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो मैंने जब भी आपको टीचिंग मेथड्स पढ़ाई थी तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब क्या होता है। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या होता है दोस्तों कि बड़ी संख्या में हम क्या करते हैं, विचारों को प्रस्तुत करते हैं। यानी कि बहुत सारे लोग होते हैं वहाँ पर, हम क्या करते हैं कि अपने विचारों को वहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। ओके, तो उसे हम विचारावेश प्रक्रिया कहते हैं। फिर अभिक्रमित अनुदेशन की पद्धति। तो जब मैंने आपको सॉफ्टवेयर के टाइप्स बताए थे, टीचिंग में सॉफ्टवेयर के जो टाइप्स बताए थे उसमें मैंने आपको टीचिंग के बारे में बताया था। फिर इंस्ट्रक्शन यानी कि मैंने आपको अनुदेशन के बारे में बताया था। तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, अनुदेशन का मतलब क्या होता है कि बच्चों को छोटे छोटे टुकड़ों में कुछ भी विषय वस्तु को सिखाया जाता है। यानी कि मान लीजिए ये कोई पोएम है, पोएम की 10 लाइन्स है, तो 10 लाइन्स आप ऐसे ही बच्चों को सिखा देंगे तो बच्चों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। लेकिन इन्हीं 10 लाइन्स को आप 5-5 लाइन्स में इसे डिवाइड करके पहले 5 लाइन समझाइए उसे अगर जब तक वो यहाँ पर 5 लाइन नहीं सीखता है तब तक उसे आगे की लाइन मत सिखाइए। और जहाँ पर बच्चे मान लीजिए कि सारे के सारे बच्चे 5 लाइन सीख गए हैं, उसके बाद की 5 लाइन हम उसे बाद में सिखाएंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो भी कंटेंट होता है उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर उसे सिखाया जाता है। यानी कि यहाँ पर लघु पद, जो लघु टुकड़ों का मतलब लघु पदों में उसे सिखाया जाता है, छोटे छोटे पदों में उसे सिखाया जाता है। मैंने पहले ये पद सिखाया बच्चे को, ये सारे बच्चों को ये आ गया, फिर उसके बाद में दूसरा पद सिखाऊंगी, दूसरा पद अगर उसे आ गया तो फिर तीसरा पद। इसी तरीके से अनुदेशन का मतलब है छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर बच्चों को सिखाना। ओके, तो उसे ही हम कहते हैं अनुदेशन। तो यहाँ पर अभिक्रमित अनुदेशन की पद्धति भी यही है। ओके, चलिए अब देखते हैं उसके सामने जो आंसर बन रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं। व्याख्यान देना। तो यहाँ पर देखिए, पहले यहाँ पर आप सभी देख लीजिए, प्रतिपुष्टि सहित लघु पदों में प्रस्तुति। तो देखिए मैंने अभी आपको क्या बताया, लघु पदों में छोटे छोटे टुकड़ों में जो प्रस्तुति सिखाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं हम, अनुदेशन। तो इसे हम यहाँ पर जोड़ देते हैं। फिर बड़ी संख्या में विचारों को प्रस्तुत करना। तो बड़ी संख्या में विचारों को प्रस्तुत करने की बात मैंने किस में बताई आपको, ब्रेनस्टॉर्मिंग में। तो यहाँ पर ब्रेनस्टॉर्मिंग यानी कि विचारावेश प्रक्रिया आएगी। ओके, फिर स्पष्ट भाषा में विषय वस्तु का संप्रेषण, कम्युनिकेशन स्पष्ट भाषा में करना। ओके, तो वो क्या होगा, हमारा जो मौखिक संचार होगा वहाँ पर हम स्पष्ट भाषा में
कम्युनिकेशन करते हैं ना। तो वहाँ पर मैंने क्या बताया आपको, व्याख्यान देने में, है ना, व्याख्यान जो भी लेक्चर मेथड का यूज़ करते हैं वहाँ पर क्या करते हैं हम, स्पष्ट भाषा में विषय वस्तु का कम्युनिकेशन करते हैं यानी कि विषय वस्तु को समझाते हैं। ओके, उसके बाद शिक्षण उपकरणों का उपयोग, तो यहाँ पर शिक्षण उपकरणों का उपयोग के रिलेटेड यहाँ पर कोई भी मेथड्स हमें दी गई नहीं है। ओके, फिर प्रतिभागियों में प्रकरण आधारित भागीदारी, तो देखिए पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं, जो ग्रुप्स में जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी भागीदारी की प्रकरण आधारित यानी कि टॉपिक वाइज उनकी जो भागीदारी दी होती है, यानी कि मैंने आपको जो ग्रुप डिस्कशन के बारे में बताया उसके आधारित ये है ना, टॉपिक वाइज उसे क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है ग्रुपों में, और उन ग्रुपों को एक एक टॉपिक दिया जाता है और फिर जाकर उसमें क्या किया जाता है, चर्चा विचारणा की जाती है, एक दूसरे के विचारों को वहाँ पर रखा जाता है। ओके, तो यहाँ पर हमारा देखिए सबसे पहले ए में क्या बना दोस्तों, 3, ए में 3 वाला क्या है, ये वाला। ओके, चलिए देखते हैं। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, बी में आपका क्या है, समूह में चर्चा, तो समूह में चर्चा में क्या आएगा, बी में 4 आएगा, यह पर आ गया हमारा। फिर 5। ओके, फिर सी में देखते हैं, तो सी में हमारा 2 आता है, तो यहाँ पर 2 आ गया। फिर डी में हमारा क्या आता है, 1 आता है, तो 1 आ गया। तो यहाँ पर हमारा आंसर दोस्तों क्या बन गया, 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों। उसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं कि नीचे दी गई मूल्यांकन प्रक्रियाओं में से उसकी पहचान कीजिए जिसको निर्माणात्मक मूल्यांकन कहा जाता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके अपने उत्तर को चुनिए। सबसे पहले यहाँ पर मैं एक बार पढ़ लेती हूँ ऑप्शन को। ओके, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि निर्माणात्मक मूल्यांकन क्या। वैसे भी मैंने निर्माणात्मक मूल्यांकन, आपको योगात्मक मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ये सारे के सारे मूल्यांकन के जो प्रकार थे वो मैंने आपको वीडियो में पढ़ाए हुए हैं। फिर भी मैं यहाँ पर चर्चा थोड़ी सी आपको कर देती हूँ निर्माणात्मक मूल्यांकन की, जिसे हम रचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं या फिर फॉर्मेटिव इवेल्युएशन कहते हैं। उसके बारे में यहाँ पर आपको बता देती हूँ। ओके, सबसे पहले हम इसे ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। शिक्षक पाठ्यक्रम का कार्य पूरा करने के बाद छात्रों को ग्रेड देता है। ठीक है, जब भी शिक्षक जो होता है, जो भी सिलेबस होता है, उसे पूरा करने के बाद अगर छात्रों को जहाँ पर ग्रेड दिया जाता है, जहाँ पर अंक दिए जाते हैं, ओके, तो ग्रेड दिया जाता है, अंक दिए जाते हैं, रिजल्ट दिया जाता है, तो उसके टाइम मान लीजिए कि जो हमारा, जैसे कि मान लीजिए सेमेस्टर एग्ज़ाम हो गई आपकी, या फिर आपका जो वार्षिक की परीक्षा हो गई, तो ये जो होते हैं वहाँ पर क्या होता है, आपका मूल्यांकन किया जाता है और उसके आधार पर आपको ग्रेड दिया जाता है ना। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका योगात्मक मूल्यांकन होगा। कैसा होगा, योगात्मक, क्या होगा, योगात्मक मूल्यांकन। ओके, ये आपका योगात्मक मूल्यांकन होगा। देखिए, शिक्षक कक्षा में छात्रों के साथ क्या करते हैं, पहले मैं निर्माणात्मक की बात कर देती थी। निर्माणात्मक में दोस्तों क्या होता है कि शिक्षण कार्य के दौरान जब भी शिक्षक हर एक दिन में जो भी बच्चा जो भी एक्टिविटीज़ करता है और उसके आधार पर उसका इवेल्युएशन करता है, यानी कि मूल्यांकन करता है, तो उसे हम निर्माणात्मक मूल्यांकन कहते हैं। फिर से बता दे रही हूँ आपको कि निर्माणात्मक मूल्यांकन एक ऐसा मूल्यांकन है जहाँ पर क्या होता है, शिक्षक जो होता है वो अपनी शिक्षण कार्य के दौरान, ओके, मान लीजिए मैं पाठ पढ़ा रही हूँ बच्चों को, और बच्चों को पाठ पढ़ाते पढ़ाते बच्चों को बीच बीच में क्वेश्चन आयर कर रही हूँ, बच्चों को पूछ रही हूँ कि बच्चे आपको पता चला कि नहीं, तो बच्चे बोलेंगे हाँ मैम पता चला, कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं चला, तो फिर मैं उनको उनका निदान और उपचार करूँगी, है ना। तो ये जो समग्र शिक्षण प्रक्रिया के दौरान जो इवेल्युएशन होता है, जैसे कि मैं उनको बच्चों को ग्रुप में कोई एक्टिविटीज़ करने को दे रही हूँ और फिर बच्चे वहाँ पर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो उस टाइम में उनका मूल्यांकन कर रही हूँ। तो यहाँ पर जैसे शिक्षण प्रक्रिया के दौरान अगर जो मूल्यांकन किया जाता है तो उसे ही हम निर्माणात्मक मूल्यांकन कहते हैं। ओके, निर्माणात्मक मूल्यांकन का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो यहाँ पर जो ऑप्शन है उसके आधार पर आप आंसर इजीली दे सकेंगे। ओके, चलिए, शिक्षक कक्षा में छात्रों के साथ अंतःक्रिया के दौरान सुधारात्मक प्रतिपुष्टि करता है। तो देखिए, अभी मैंने क्या बताया आपको कि शिक्षक शिक्षण कार्य के दौरान
बच्चों को क्या करता है, बच्चों का मूल्यांकन करता है, बच्चों को कुछ एक्टिविटीज़ देता है और उसके आधार पर मूल्यांकन करता है। फिर मैंने क्या बताया, बच्चों को क्वेश्चन पूछता है, बच्चों को समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो फिर क्या करता है, उसका निदान उपचार करते हैं ना। तो यहाँ पर निदान उपचार का मतलब क्या होगा, सुधारात्मक प्रतिपुष्टि तो होगी, है ना, सुधार लाने की कोशिश करता है टीचर। तो हाँ, ये हमारा निर्माणात्मक मूल्यांकन होगा। उसके बाद शिक्षक इकाई परीक्षण में छात्रों को अंक देता है। जहाँ पर अंक और ग्रेड देने की बात आए ना, वहाँ पर आपको समझ लेना है वहाँ पर क्या होता है, योगात्मक होता है। तो ये वाला हमारा नहीं होगा, ओके, ये वाला भी हमारा नहीं होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं दोस्तों, शिक्षक कक्षा में छात्रों के संदेह को स्पष्ट करता है। जहाँ पर बच्चों को कुछ समझ में नहीं आता है वहाँ पर टीचर क्या करता है, बच्चों को समझाता है। तो बिल्कुल भी आएगा निर्माणात्मक मूल्यांकन में। उसके बाद छात्रों के समग्र निष्पादन के बारे में प्रत्येक 3 माह के अंतराल पर अभिभावकों को रिपोर्ट किया जाता है। ओके, तो ये भी रिपोर्ट जहाँ पर दिया जाता है, तो रिपोर्ट में तो आपको ग्रेड या अंक देने ही होंगे, है ना। ऐसे ही आप कुछ तो लिखेंगे ना, बच्चा पढ़ने में अच्छा है, मध्यम है, बुरा है, कुछ तो लिखना पड़ेगा ना। उसका कुछ उसको अंक तो दिए जाएंगे ना, ग्रेड दिए जाएंगे, या फिर उसे अच्छा, मध्यम, बुरा कुछ भी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब रिपोर्ट आया ना, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा हमारा, है ना। उसके बाद देखते हैं, शिक्षक प्रश्न उत्तर सत्र के माध्यम से अधिगमकर्ता की अभिप्रेरणा में वृद्धि करता है। बिल्कुल भी करता है, प्रश्न उत्तर करता है। बच्चा अगर समझता है, बच्चा आंसर देता है तो उसे मोटिवेशन करता है, मोटिवेट करता है। नहीं आता है तो उसे सिखाने की कोशिश करता है, फिर से उसके जो भी समस्या है उसमें सुधार लाने की प्रयत्न करता है। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा निर्माणात्मक मूल्यांकन होगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमारा आंसर कौन सा बना, बी, डी और एफ। तो चलिए देखते हैं, ऑप्शन की ओर चलते हैं। तो पहले में ए बी सी बिल्कुल भी नहीं होगा, यहाँ पर बी सी डी बिल्कुल भी नहीं होगा, यहाँ पर ए सी ई ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या बन रहा है दोस्तों, फॉर इज द करेक्ट आंसर बी डी एफ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। समस्त शिक्षण का उद्देश्य अधिगम को सुनिश्चित करना होना चाहिए। बिल्कुल भी होना चाहिए ना, ये अभिकथन है और ये तर्क है। तो तर्क जो होता है वो अभिकथन का रीज़न होता है। ओके, किसी भी रीज़न का मतलब, ये जो अभिकथन होता है ना वो कार्य होता है, जबकि ये रीज़न जो होता है वो कारण होता है। ओके, तो जो कार्य है उसमें ये बताया गया है कि जो समस्त शिक्षण का उद्देश्य क्या होना चाहिए, अधिगम को सुनिश्चित करना होना चाहिए। बिल्कुल भी होना चाहिए, अधिगम को सुनिश्चित करना तो शिक्षण की प्रकृति है, उसका उद्देश्य है ना। लेकिन यहाँ पर क्या बताया गया, समस्त अधिगम शिक्षा का परिणाम समस्त अधिगम शिक्षण का परिणाम होता है। देखिए यहाँ पर क्या बात बताई गई है, समस्त अधिगम शिक्षण का परिणाम होता है। तो देखिए शिक्षण जो होता है वो मोस्टली कहाँ पर होता है, तो औपचारिक प्रक्रिया में होता है ना। तो यहाँ पर जो अधिगम होता है सिर्फ और सिर्फ औपचारिक प्रक्रिया में नहीं होगा, वो अनौपचारिक प्रक्रिया में भी होगा। बच्चा जो है वो आसपास पड़ोस वालों से भी कुछ सीखेगा, अपने दोस्तों के साथ भी कुछ सीखेगा, है ना। तो यहाँ पर जो होगा, जो समस्त अधिगम होगा वो शिक्षण का परिणाम बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर ये हमारा गलत है और ये हमारा सही है, यानी कि आर गलत है और ये क्या है, सही है। तो हमारे यहाँ पर ऑप्शन क्या बन रहा है, ए सही है लेकिन आर गलत है। ओके, तो यहाँ पर क्लियर हो गया है दोस्तों। यहाँ पर जो समस्त अधिगम की बात की गई थी, तो वो समस्त अधिगम जो होता है बच्चा विद्यालय में भी सीखता है और विद्यालय के बाहर के जो परिसर होता है उसमें से भी कुछ ना कुछ सीखता रहता है। शिक्षण की जो प्रक्रिया होती है वो कुछ सीमित होती है, यानी कि वो आजीवन तक नहीं चलती रहती। मान लीजिए आप विद्यालय में पढ़ रहे, तो आप मान लीजिए यूजी पीजी कर लेंगे, पीएचडी कर लेंगे, फिर जाकर आप वहाँ पर शिक्षण लेने की शिक्षण की जो आपकी प्रक्रिया होगी वहाँ पर पूरी हो जाएगी। लेकिन अधिगम क्या होगा, अधिगम तो लाइफ टाइम चलने वाला है ना। आप मान लीजिए आपने डिग्री प्राप्त कर ली, अपनी जॉब ले ली, उसके बाद भी आप समाज में रहकर भी कुछ सीखेंगे ना। जैसे जैसे आप बूढ़े होते जाएंगे फिर भी आप बूढ़े होकर भी कुछ एक्सपीरियंस आपको होंगे बाहर के परिवार, बाहर के माहौल में से, तो वहाँ से भी आप कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे, है ना। तो अधिगम जो होता है वो कैसे होती है, सतत चलने वाली प्रक्रिया, लाइफ टाइम के लिए होती है। लेकिन शिक्षण की जो प्रक्रिया होती है वो लाइफ टाइम के लिए नहीं होती। हमारा जो कुछ गोल होता है, जो
कुछ हमारा लास्ट स्टेशन आता है वहाँ पर रुक जाती है। ओके, लेकिन अधिगम कभी भी नहीं रुकता है, वो कुछ ना कुछ हमें सिखाता रहता है। ओके, तो यहाँ तक यहाँ क्लियर हो गया। तो ये कभी भी शिक्षण का अधिगम जो होगा वो शिक्षण का परिणाम नहीं होगा, क्योंकि शिक्षण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी अधिगम तो चलता ही रहने वाला है। तो इसका मतलब ये नहीं कि शिक्षण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अधिगम अगर चलता रहता है तो वहाँ पर तो शिक्षण है ही नहीं, है ना। तो इसका शिक्षण का परिणाम कभी भी अधिगम नहीं होगा। ओके, तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या सही होगा, 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके, आई होप आपको ये पांचों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। देखिए यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो यहाँ से कुछ भी अगर कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो आपको नो डाउट यहाँ पर आपको कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ओके, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अपना रिव्यू भी दे दीजिएगा, फीडबैक दे दीजिएगा, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आज का ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का जो पहला वीडियो था वो आप लोगों को कैसे लगा है, और मुझे अभी ऐसे वीडियोस बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए, वो भी आप अपने फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ओके, चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।